तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का जो 2023 में होने वाला है, तो इसके लिए आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर के वीवीआई क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हिंदी में जो कोई भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन यहीं से छप्पे के छप्पे मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं अभी से लेकर आप लोगों के फाइनल एग्जाम तक करवाऊंगा, तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ भी चाहते हो तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी के मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। मतलब क्या है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोगों का गद्यखंड का पहला चैप्टर है, जिसके लेखक अंबेडकर जी है। तो अंबेडकर जी भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या मानते हैं? क्या जाति प्रथा मानते हैं, या कार्य अकुशलता मानते हैं, या उद्योगों की कमी मानते हैं, या प्रतिकूल परिस्थितियां मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो वह कहते हैं कि जाति प्रथा जो है ना, वह मुख्य कारण है हमारे यहाँ बेरोजगारी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किसको है? क्या श्रम विभाजन को, या जाति प्रथा, या अणुबम, या दूध पानी? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है तो किसको है? तो यह जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हु आर सूतराज किसकी रचना है? हु आर सूतराज जो है ये किसकी रचना है? क्या महात्मा गांधी के, या यतीन्द्र मिश्रा का, या भीमराव अंबेडकर का, या मैक्स मूलर का है? हु आर सूतराज किसका है रचना? तो याद रखिएगा कि जो यह रचना है यह है भीमराव अंबेडकर जी का। किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छप्पे के छप्पे मिले। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा और सभी को याद करते चलिएगा, और याद है तो बहुत ही अच्छा बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत जो है इसका प्रमुख पात्र कौन सा है? क्या गिरधर है, या सेन साहब, या खोखा है, या सेन साहब की पत्नी है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि विष के दांत का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? तो वह खोखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखा। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि खोखा का जो असली नाम था वह क्या था, इसे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में जो ये कथन है ये आप लोगों को कहाँ पर दिया हुआ है? तो यह विष के दांत में दिया हुआ है। तो इसमें अक्सर कौन जीतता है? तो ये कहानी में ही आप लोगों ने पढ़ा कौन जीतता है? तो महल वाले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महल वाले। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सच्चा भगत कहाँ बसता है? सच्चा भगत यहाँ पर, ठीक है, भगत कहाँ पर बैठता है? ठीक है, भगवान, सॉरी, सच्चा भगवान है। ठीक है, यहाँ पर है कि सच्चा भगवान जो है वह कहाँ पर बसता है? क्या गाँवों में बसता है, या खलिहानों में, या बगीचे में, या गलियों में बसता है? तो कहाँ बसता है? तो आप लोगों ने पढ़ा कि सच्चा जो भगवान होता है कहाँ होता है? यह गाँवों में बसता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत यहाँ पर होगा। ठीक है, भारत, सच्चा भारत कहाँ है? तो गांवों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो 7 में क्या है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठगत की कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे? जो यह है इसकी विद्या क्या है? क्या यह भाषण है, या निबंध है, या कहानी है, या रेखा चित्र है? भारत से हम क्या सीखे? लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर क्या करते हैं कि यहाँ पर वो भाषण देते हैं। क्या करते हैं? भाषण देते हो। तो यह क्या है कि भारत से हम क्या खींचे? तो यह है भाषण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि मैक्स मूलर जो थे वो किस देश से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मतलब क्या है कि ये आप लोगों से जो होता है ना कि
मुहावरों का अर्थ, तो मुहावरों को अर्थ के रूप में ही पूछा गया कि जो दूसरों के इशारे पर भटकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या विद्वान कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं या मूढ़ कहते हैं या भले लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे के जो इशारे पर भटकता है उसे हम लोग मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूढ़। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर जो थे उनके पिता का नाम क्या था, क्या विल्हेम मूलर था या विल्हेम मूलर था या विल्हेलम मूलर था या विदेन मूलर था। बताइए कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़िए तो चैप्टर का सबसे पहले लेखक का डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर मदर और किस मतलब कौन से स्टेट से रहते या कौन से देश से, उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो मैक्स मूलर का जो फादर का नाम था ना वह था विल्हेलम मूलर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या कि कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कट और केन जो है इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जर्मन से कौन थे, तो मैक्स मूलर साहब। तो कौन करते हैं, तो मैक्स मूलर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। परंपरा के मूल्यांकन, सीधा लेखक का नाम पूछा गया है कि रचनाकार कौन है, क्या रामविलास शर्मा है या गुणाकर मूल है या अशोक वाजपेयी या महात्मा गांधी है। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो वह है रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणाकर मूल्य किसके है, तो यह है नागरी लिपि के। किसके, तो नागरी लिपि के। अशोक वाजपेयी किसके है, तो अवनियों के। महात्मा गांधी किसके है, तो शिक्षा शास्त्रीय जो है शिक्षा और संस्कृति उसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में क्या है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में यह जो है यह किसकी रचना है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या विनोद कुमार शुक्ल का या यतीन्द्र मिश्रा का या अशोक वाजपेयी का है। बताइए कि एक पतंग अनंत में यह किसकी रचना है, तो यह किसका रचना है, तो यह है अशोक वाजपेयी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 में क्या है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म क्या हुआ था, जो मैंने कहा वही हो गया कि क्या कि लेखक का डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु, यहाँ तक कि वो उसके पिता और माता का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 बहुत ही सिंपल है। क्या है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जो मछली शीर्षक पाठ है इसके लेखक कौन है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मछली के लेखक कौन है, तो वह है विनोद कुमार शुक्ल जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक जो थे वह कौन थे, क्या सिखों के 10वें गुरु थे या प्रथम गुरु या हिंदुओं के प्रथम गुरु या मुस्लिमों के प्रथम गुरु थे। तो गुरु नानक कौन थे, तो गुरु नानक कौन थे, तो वह सिखों के प्रथम गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जपूजी किसकी रचना है। जपूजी जो है यह किसकी रचना है, क्या कबीर का है या रहीम का या गुरु नानक का या घनानंद का है। आप लोग बताइए कि जो जपूजी जो रचना है यह जपूजी यह किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, तो यह रचना है गुरु नानक का। किसका, गुरु नानक का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की विद्या कौन सी है। मतलब क्या है कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका विद्या मतलब शीर्षक क्या है, क्या एक ललित निबंध है या कहानी है या कविता है या उपन्यास है। बताइए कि नाखून क्यों जो बढ़ते हैं ये इसकी विद्या क्या है। तो इसकी विद्या याद रखिएगा कि यह है ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललित निबंध।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या है कि विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला जो है यह किसकी रचना है? क्या रसखान का है या कबीर का या घनानंद का या प्रेमगन का है? आप लोग बताइए कि जो विरह लीला है यह किसकी रचना है। और आज हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही डील करने वाले हैं और बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग सेशन वाइज डील करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आप लोगों का नहीं छूटे। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो विरह लीला के कौन लेखक है? तो है घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में क्या है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? फिर यहाँ पर आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। तो घनानंद का जो जन्म हुआ था वह याद रखिए कि यह 1689 के ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। तो यह मतलब कि एक्यूरेट नहीं है कि 1689, मतलब उसी के आसपास हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जो स्वदेशी कविता है यह किससे संकलित है? क्या प्रेमगंज सरसे से है या जीर्णे जनपद से या भारत प्रयाग से या प्रयाग रामागमन से? किससे स्वदेशी जो कविता है यह क्या है कि संकलित है? तो यह किससे है? तो याद रखिए कि यह प्रेमगंज स्वर सौ से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में क्या है कि दही वाली मंगम्बा किस भाषा से अनुदित कहानी है? जो दही वाली मंगम्बा है इसका मतलब असली जो भाषा था वह कौन सा भाषा था? क्या उड़िया था या कन्नड़ था या भोजपुरी था या तमिल था? बताइए कि दही वाली मंगम्बा किस भाषा से संकलित है? तो याद रखिए कि यह है कन्नड़ से। कन्नड़ मतलब कर्नाटक वाली भाषा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? क्या हिंदी के लेखक थे या अंग्रेजी के या रूसी के या फ्रेंच के? तो आप लोग रूसी के क्रांति पढ़े होइएगा या बोल्शेविक क्रांति, तो उसमें आप लोगों ने टॉल्स्टॉय का नाम जरूर सुना होगा। मतलब क्या है कि वह रूस के लेखक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसी लेखक। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत जो पाठ है इसके केंद्र में कौन है? क्या महात्मा गांधी है या अशोक वाजपेयी या बिस्मिल्लाह का या गुनाकर मोले? तो नौबत खाने में इबादत इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के बारे में बताया गया। तो केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां जी से उनका प्रिय वाद्य कौन सा था? तो ये तो सिंपल है कि क्या बता जैसे तो शहनाई। तो शहनाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 25 में क्या है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की जो कहानी है यह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि यह जो रचना है यह गुनाकर मूले का। किसका? गुनाकर मूले का। जो किसके लेखक है? तो नागरी लिपि के लेखक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।